आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो मूल धारणाएं हैं, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इसके 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, आज तीसरा पार्ट करेंगे और ये लास्ट पार्ट है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने वस्तुओं के बारे में बात की थी कि वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। वस्तुएं हमने देखी थी कि पूंजीगत वस्तुएं होती हैं और 2 तरीके से हमने वस्तुओं का जो वर्गीकरण किया था, एक अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, और दूसरा हमने किया था पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं या उपभोग की वस्तुएं, उनके बारे में बात की थी। और आज हम जो शुरू करेंगे वो है निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं पूंजी की। पूंजी जो वर्ड है जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल और पूंजी, इसका मीनिंग आपको समझ आना चाहिए क्या है। कैपिटल जो है वो उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। जो हम उत्पादन करते हैं उसके लिए हमें कैपिटल यानी कि रुपया, पैसा, मशीनरी, जमीन, इन सबको ही हम पूंजी या कैपिटल बोलते हैं। और इनके इस्तेमाल से जो आपके प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, मतलब जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है, आप जो लाभ कमाते हैं या फिर आप अपनी जो परिसंपत्तियां हैं, संपत्ति का निर्माण करते हैं, वो सब पूंजी निर्माण के अंदर आती है। तो जो पूंजी है वो उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्पादन के लिए आपको मशीनरी चाहिए, आपको कच्चा माल चाहिए, आपको श्रम चाहिए, ये है उत्पादन के कारक। और इन सब कारकों को खरीदने के लिए, प्रयोग करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जो निवेश है वो निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो कच्चा माल, जमीन, मशीन, श्रम, ये सब अगर आपको चाहिए तो आपको निवेश करना पड़ेगा। और जितना अधिक पूंजी का स्टॉक होता है, ये स्टॉक क्या चीज़ है ये भी हम अभी जानेंगे थोड़ी देर में, उतनी ही अधिक आपकी उत्पादन क्षमता है, उतना ही ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा है जितनी आपके पास कैपिटल है। तो निवेश क्या हुआ? वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन। इसका एक फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू डेल्टा के। ये जो साइन है, ये त्रिभुज जैसा, मैं आपको थोड़ा यहाँ बना के बताता हूँ, इसको बोलते हैं डेल्टा। और डेल्टा का प्रयोग किया जाता है बदलाव बताने के लिए, जो चेंज हुआ है उसके लिए। इसका मतलब है चेंज इन के, और के है यहाँ पर पूंजी स्टॉक में परिवर्तन। अब ये पूंजी स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है वो देखते हैं हम एक बार। मान लीजिए आपके पास वर्ष के शुरू में एक एकड़ जमीन, यानी कि एक किला, या आप इसको जिस भी भाषा में बोलते हैं उतनी जमीन है, आपने उत्पादन किया और नेक्स्ट ईयर 1 किला जमीन और ले ली। तो अब आपके पास 2 एकड़ जमीन हो गई है। साल के शुरू में हमारे पास 1 एकड़ जमीन थी, जब हमने साल खत्म किया तो हमने कमाई करके 2 एकड़ जमीन ले ली।
तो ये परिवर्तन है 2 माइनस 1, यही डेल्टा के है। मतलब के आपके पास पूंजी पहले कितनी थी और अब कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस। अब पूंजी है 2, पहले पूंजी थी 1, डिफरेंस आ गया 1 एकड़ का। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी उसे ही हम स्टॉक में परिवर्तन या पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन बोलेंगे। आप समझ गए होंगे। और इसी को निवेश बोलते हैं। निवेश का एक सीधा सा सामान्य अर्थ है बिजनेस के अंदर या आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर और पैसा लगाना। क्योंकि जितनी भी चीजें हम पैसे से खरीदते हैं, आपके पास 1 एकड़ जमीन थी, आपने 1 एकड़ और खरीदी, तो उसके लिए आपने पैसा दिया होगा, तो ये निवेश है। आपने आपकी फैक्ट्री है, एक मशीन चलती है, आपको और ज़्यादा उत्पादन करना है तो क्या करेंगे, एक और मशीन खरीदेंगे। तो उस मशीन को खरीदने के लिए भी आप पैसे लगाएंगे, तो ये निवेश है। अब यहाँ पे लिखा है कि जितना अधिक पूंजी का स्टॉक होगा उतना ही अधिक उत्पादन होगा। अभी आप ये समझिए कि अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है और आपने 1 एकड़ और ले ली, तो अब आप 2 एकड़ के अंदर बिजाई कर पाएंगे, 2 एकड़ से फसल ले पाएंगे, तो आपकी सीधी सी बात है उत्पादन ज्यादा होगा। बाकी स्थितियां सेम रहती है। तो बाकी स्थितियों का मतलब ऐसे है कि आपने जब 1 एकड़ जमीन पे खेती की थी, तो आपके पास समय पर वर्षा आई, बारिश हुई, कोई बीमारी नहीं लगी फसल को, मौसम बहुत अच्छा रहा, जैसा आप चाहते थे, बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन जब आपने 2 एकड़ ली, तो जैसे ही आपने बिजाई की, ऊपर से बारिश आ गई, वो पौधे उग ही नहीं पाए, आपको दोबारा बिजाई करनी पड़ी, पौधे बड़े हुए तो आंधी तूफान ओले आ गए, तो आपकी फसल खराब हो गई, और 2 एकड़ के अंदर भी आप उतनी फसल नहीं ले पाए जितनी आप 1 एकड़ में ली। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, अगर ये बराबर रहती है तो 2 एकड़ के अंदर आप हमेशा ज्यादा फसल लेंगे, लगभग दुगनी फसल ले लेंगे। ऐसे ही अगर आप दूसरी मशीन लगाते हैं तो उससे आपका उत्पादन ज्यादा होगा। ये एक सिंपल सा नोशन है कि बाकी चीजें नहीं बदलती है। तो आगे बढ़ते हैं। निवेश आपको समझ आ गया होगा। अब निवेश के घटक है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, 2 हैं। एक स्थिर निवेश जिसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, दूसरा है माल सूची निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब स्थिर निवेश क्या होता है, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड कैपिटल गुड्स इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स हम पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड एसेट्स हमें पता है क्या होती है। अब उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे ही हम स्थिर निवेश या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि इसके निकालते कैसे हैं, फिक्स्ड का मतलब, अब फिक्स्ड एसेट जो होती है या परिसंपत्तियां जिसे हम बोलते हैं, वो ऐसी है कि वो अधिक मूल्य की चीजें हैं और उनको बार बार नहीं खरीदा जाता है, लंबे समय के लिए उपयोग होती है। जो उत्पादक वस्तुएं हमने पढ़ी थी, बिल्कुल वही चीजें हैं। आपने 1 किला जमीन और का लिया है, 1 एकड़ जमीन और खरीदी है, तो वो क्या है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई है। आपने एक फैक्ट्री और लगाई है, फैक्ट्री के अंदर एक मशीन नहीं खरीदी है, तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट है, कई साल तक काम आएगी। तो एक फाइनेंशियल ईयर, आपको मैं एक थोड़ी सी टर्म बता दूं कि ये फाइनेंशियल ईयर या जिसे हम लेखा वर्ष बोलते हैं, ये जब भी टर्म आती है मैं आपको बताता जरूर हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। 1 अप्रैल से शुरू होकर, मान लीजिए ये है, तो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जो टाइम होता है उसे हम एक फाइनेंशियल ईयर या एक लेखा वर्ष बोलते हैं। जैसे अभी जो है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो समय होगा उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जनरली 1 अप्रैल को शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। अब आप देखिए कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलती है।
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या स्थिर परिसंपत्तियां, ये क्या है? लेखा वर्ष या फाइनेंशियल ईयर के अंत में सॉरी ये अनंत लिखा गया है, आप इसको पढ़िए अंत। जितनी परिसंपत्तियां हैं उसमें से हम माइनस करते हैं वो संपत्तियां जो लेखा वर्ष के शुरू में थी या बिगिनिंग में थी। जो हमने अभी बात की थी कि हमारे अभी इसी साल हमने 1 एकड़ जमीन खरीदी है, तो साल के अंत तक अपने पास 2 एकड़ जमीन है। शुरू में कितनी थी? 1 एकड़। तो चेंज जो डेल्टा के हमने निकाला था, अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने किया है, इसी को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि 1 साल के अंदर जो हमारी पूंजी है उसमें वृद्धि कितनी हुई है। इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर। अब इसका महत्व क्या है, क्या खास बात है इसके अंदर? इसका मतलब होता है पैमाने में वृद्धि। बिल्कुल सिंपल सी और सामान्य बात है कि अगर हमने मशीन ज़्यादा लगा ली, हमने ज़मीन ज़्यादा ले ली, तो हमारा उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन के स्तर में वृद्धि होना यानी कि लेवल ऑफ आउटपुट, अपनी फैक्ट्री का आउटपुट बढ़ा। और अगर यही काम बहुत लोगों ने किया है तो अपनी अर्थव्यवस्था का, ज़मीन के बारे में हम ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम फैक्ट्रियों के अंदर मशीनें और लगा रहे हैं, हम एक गारमेंट की शॉप चलाते हैं और उसके अंदर हम सिलाई करते हैं, तो अगर हमने सिलाई मशीन्स बढ़ा ली है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम और ज़्यादा कपड़ा सी रहे हैं। तो इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन का स्तर बढ़ गया है। और इसी को हम बोलते हैं कि ये किस चीज़ का सूचक है, ये क्या सिग्निफाई करता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, समृद्धि और विकास अर्थव्यवस्था का हो रहा है अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हैं तो। उसके बाद दूसरी बात आती है माल सूची निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक तो हमने फैक्ट्री के अंदर देखो 2 तरह की चीज चाहिए होती है, एक तो मशीनरी, उसके लिए जमीन, उसके लिए बिल्डिंग चाहिए होती है। दूसरा उन मशीनों में या उत्पादन करने के लिए वस्तुएं चाहिए होती है, हमें कच्चा माल चाहिए होता है, फिर उसमें कुछ बनती है। मान लीजिए एक बिस्किट की फैक्ट्री है, वो गेहूं खरीदती है सीधा। हमने जो पहले एग्जांपल लिए थे उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो फैक्ट्री है बिस्किट बनाने की, वो आटा खरीदती है। मान लीजिए कि एक ऐसी फैक्ट्री है जो सीधा गेहूं खरीदती है, उसको पीसती है, उससे आटा बनाती है, उससे फिर बिस्किट बनाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो किसी एक अंतिम वस्तु को बनाने के लिए प्रयोग में की जाती है, उसे हम माल सूची निवेश कहते हैं। क्योंकि गेहूं हमें बार बार खरीदनी पड़ेगी, ये नहीं कि हमने एक बार गेहूं खरीद ली तो उससे काम चल जाएगा। उसका आटा हमें बार बार बनाना पड़ेगा, हर बार गेहूं खरीदेंगे, हर बार आटा बनेगा, और उस हर आटे से बार बार हम बिस्किट बनाएंगे। अब मशीनें तो वही है, इसीलिए उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, और इन्हें हम माल सूची निवेश या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? तैयार वस्तुएं यानी कि फिनिश्ड गुड्स, अर्ध तैयार वस्तुएं सेमी फिनिश्ड गुड्स। जैसे कि हमने इसी फैक्ट्री के अंदर गेहूं खरीदा था, तो गेहूं क्या है? कच्चा माल है। उसका हमने आटा पीस दिया, तो वो क्या हो गया? अर्ध तैयार वस्तु, कि हमने शुरू तो कर दिया लेकिन वो बीच में पड़ी है। अब उसके अंदर चीनी मिलाई या जो कुछ भी किया, या हमने उनको बिस्कुट बना दिए, उनकी पैकिंग नहीं हुई है, तो भी वो भी अर्ध तैयार के अंदर आएगी। तो इन सब का जो भी हमारे पास स्टॉक होता है, स्टॉक का अर्थ हुआ कि जितनी वो चीजें हमारे पास है, उन्हें हम माल सूची निवेश बोलते हैं। अब बात आती है निवेश की एक बार और। निवेश को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हमने कितना निवेश किया? तो निवेश के करने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए: सकल निवेश यानी कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। तीनों शब्द, तीनों टर्म्स जो यहाँ पर लिखी हैं, बहुत ज़्यादा यूज होगी। जैसे कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म है ग्रोस और सकल। सकल, निवल, शुद्ध। सकल का मतलब है सब कुछ मिलाकर। नेट का मतलब है ग्रोस में से, सकल में से कुछ चीजें निकालकर जो पीछे बचता है वो नेट। डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। इन सबको हम डिटेल में भी करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। सकल निवेश किसके बराबर होता है? जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है यानी कि सकल निवेश, वो होता है शुद्ध निवेश यानी कि
नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, शुद्ध निवेश जमा मूल्यह्रास, इसके इक्वल होता है। क्यों होता है वो जब हम मूल्यह्रास पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। आप एक नई बाइक खरीदते हो या बिल्कुल नई कार आपने खरीदी है, एजेंसी से बाहर आप घर तक लेके, मान लीजिए आपने कार की एक एग्जांपल लेते हैं, कार आपने खरीदी 3 लाख रुपए के अंदर, आप उसको एजेंसी से खरीद कर घर लेके आए हो। मान लीजिए कि आपने 1 किलोमीटर वो चलाई है। उस 1 किलोमीटर चलने के बाद अब आप घर पे आकर उस गाड़ी को बेचना चाहते हो, तो आपको उस गाड़ी की अब 3 लाख रुपए कीमत नहीं मिलेगी। या मान लीजिए आपने आपने घर लाकर खड़ी कर दी, चलाई नहीं, 1 साल तक आपके घर खड़ी रही, आप उसकी सफाई करते, कपड़ा ढक देते, सफाई की, कपड़ा ढक देते, एक उसके ऊपर दाग नहीं लगा, कोई उसके ऊपर स्क्रैच नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं खड़ी है, एक कागज आपने नहीं उतारा, टायर भी आपने बहुत अच्छे संभाल करके, नेक्स्ट ईयर आप उसको बेचना चाहते हो, आप 3 लाख में उसको नहीं बेच पाओगे। ये जो हुआ है इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, एक तरीका है। दूसरा है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने 1 महीने चलाई, 2 महीने चलाई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुई, कुछ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसकी कीमत कम हो जाती है, उसके अंदर सामान्य टूट फूट होती है। अब सामान्य टूट फूट गाड़ी के अंदर क्या हुई, आप तो बोलोगे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं टूटा, एक नट भी, एक बोल्ट भी उसका टूट कर नहीं गिरा, कागज भी नहीं फाड़ा आपने, उसके टायर घिसे हैं, इंजन चलने से इंजन घिसा है, इंजन के अंदर गरारियां हैं वो घिसी हैं, इसी को हम नॉर्मल वियर एंड टियर बोलते हैं, सामान्य टूट फूट बोलते हैं, ये तो होती है, तो इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरा क्या है, आकस्मिक हानि की सामान्य दर। अब जब हम फैक्ट्रियों में मशीन लेते हैं तो उनके साथ भी यही दिक्कत आती है, मशीनें घिस जाती हैं, उनके अंदर थोड़ी खराबियां भी आती हैं, टूट फूट भी होती है। और कई बार क्या है कि कुछ मशीनों की जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जो कपड़ा बनाने की मिल्स होती हैं, टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, सूती कपड़ा या जो भी बनाती हैं, वो एक साथ बहुत सारे उनके लूम्स चलते हैं, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, उनकी रील्स बनती है जिसके ऊपर वो कपड़ा लपेटा जाता है, कपड़ा बन रहा है, बीच में अगर मान लीजिए लाइट चली गई, एकदम पावर फेलियर हो गया, तो वहां पे वो धागा टूट जाता है, और जो उनका पूरा लूम बनना था, लूम हम 8th क्लास में या 7th में बात कर चुके हैं इसके बारे में, जिसके ऊपर हम धागा लपेटते हैं, बहुत बड़ा जो लूम होता है, तो वो सारा, मान लीजिए आपको 1000 मीटर का धागा लपेटना था, लेकिन 900 मीटर के ऊपर लाइट चली गई, तो वो सारी चीज आपकी क्या है, खराब हो गई। ये आकस्मिक हानि की सामान्य दर है। आपको है कि दिन में 2 बार तो लाइट जाती है, तो जितना वो धागा बनता है, जितने वो लूम बनते हैं, वो सारे खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको दोबारा, आपको वो सारा काम शुरू से करना पड़ेगा। तो ऐसे और टूट फूट भी हो सकती है। उसके बाद है प्रत्याशित अप्रचलन, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये क्या चीज होती है, अभी आप देखिए आपके घर में 2 तरह के टीवी मिलेंगे, हो सकता है एक तरह का हो सकता है दोनों तरह के हो। एक होते थे सीआरटी, कैथोड रे टेलीविजन जिसे हम बोलते हैं, काफी बड़े होते थे, इसके पीछे काफी लंबा होता था। एक आजकल आते हैं पतले पतले स्लिम से एलसीडी या एलईडी टीवी। तो कुछ साल पहले, लगभग 10 साल पहले तक, वो सीआरटी टीवी जो काफी बड़े होते थे, पीछे से, स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन के पीछे से, उनके प्राइस बहुत ज्यादा होते थे, वो 15,000 20,000 इतने महंगे आते थे। आज आप उनकी कीमत देखिए, अगर आपके घर में वो 1 साल पुराना भी है तो उनको 500 1000, बस इससे ज्यादा उनकी कीमत नहीं है। क्यों है, क्योंकि वो प्रचलन में नहीं रहे, उससे अच्छी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये होता है प्रत्याशित अप्रचलन। उसके बाद ये सब मूल्यह्रास के अंदर आते हैं। आपकी एक फैक्ट्री थी जो ऐसी टीवी बनाती थी, अब वो टीवी प्रचलन से बाहर हो गए, तो वो फैक्ट्री किसी काम की नहीं रही, आपको मशीनें बदलनी पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। अप्रत्याशित चलन होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसका मतलब है प्राकृतिक विपदाएं आ गई, आपके भूकंप आ गए जिसके कारण आपकी फैक्ट्री टूट गई या मशीनें खराब हो गई, ये अप्रत्याशित है। आर्थिक मंदी के कारण आपकी जो परिसंपत्तियां थी उनमें भारी गिरावट आई है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। स्थिर
संपत्तियों के मूल्य में जो भी हानि होती है, स्थिर संपत्तियां कौन सी होती है, फिक्स्ड एसेट, जो आपकी मशीनें हैं, जो आपकी जमीन है, वो सब। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो क्या करती है, दुकानें बनाती है, मॉल्स बनाती है और उनको किराए पर देती है, लेकिन मंदी के कारण क्या हुआ कि आप उनको किराए पे नहीं दे पाए। अगर उनको आप किराए पे नहीं दे पाए तो आपकी तो जो संपत्ति है उनकी कीमत कम हो गई है, या आप घर बनाकर बेचते हैं किसी भी कारण से, जैसे भी लॉकडाउन के अंदर या पीछे जो नोटबंदी हुई थी उसके कारण क्या है, जो संपत्ति थी, जो जमीन थी, उनके रेट कम हो गए थे। आपने लिए महंगे थे, बनाने में आपकी ज़्यादा राशि लग गई, लेकिन अब वो सस्ती हो गई है, तो आपकी जो पूंजी है उसका जो मूल्य है वो कम हो गया। इन्हें हम अप्रत्याशित प्रचलन में रखते हैं। उसके बाद है मूल्यह्रास आरक्षित कोष, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मान लीजिए कोई मशीन है, वो 10,000 रुपए की आई है, ठीक है, और इस मशीन की जो एज है, लाइफ है, उम्र है, वो है 10 साल। 10 साल के बाद ये मशीन काम की नहीं रहेगी। तो हम इसे क्या करते हैं, 10,000 को 10 से भाग देते हैं, अपने को मिलता है 1,000 रुपीज। मतलब हर साल अपने को 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है उस मशीन की कीमत में। तो हम एक कोष, एक फंड बनाते हैं जिसके अंदर हर साल 1,000 रुपए जमा करते हैं। 10 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे, 10,000 रुपए हो जाएंगे, और इस 10,000 रुपए से हम एक नई मशीन खरीद सकते हैं। इसे ही हम आरक्षित कोष बोलते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस आरक्षित कोष का महत्व क्या है, जो ये अपना डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, अगर इसे हम नहीं करेंगे तो 10 साल बाद अपने पास कोई रुपए नहीं है, उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया। अपनी बाकी चीजें सेम है, अपनी मांग भी उतनी है। हमारे पास 5 मशीनें थी, जो एक मशीन थी वो सबसे पुरानी थी, उसने काम करना बंद कर दिया, खराब हो गई है। अब खराब हो गई, हमने नई मशीन के लिए फंड नहीं रखा था, तो अपना क्या है, उत्पादन में कमी आ जाएगी, और उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, हम चीज कम बेचेंगे। कम बेचेंगे तो हम अपने जो मजदूर लोग हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, श्रम हैं, उनको आय भी कम होगी, उनको सैलरी कम दे पाएंगे। अब उनकी सैलरी कम हो जाएगी तो वो चीजें कम खरीद पाएंगे, और एक चक्र चल पड़ेगा बाकी चीजें ऐसे के ऐसे रहने पर, और इससे जो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। जो हम बातें कर रहे हैं पूरे देश के बारे में कर रहे हैं, आप ये मत सोचना कि एक फैक्ट्री की बात है, इसको सोच के चलो कि सारी इकोनॉमी के साथ ऐसा हो रहा है। और इसे हम बोलते हैं निम्न स्तर संतुलन जाल, यानी कि लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो एक जो अपनी इकोनॉमी है वो एक ट्रैप में फंस जाती है। तो इसके लिए एक मूल्यह्रास आरक्षित कोष रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्टॉक एवं प्रवाह की, स्टॉक एंड द फ्लो। अर्थशास्त्र के अंदर जो पूंजी है, आय, मुद्रा, बचत, निवेश, ब्याज, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बार बार प्रयोग होते हैं। इनमें से कुछ स्टॉक होता है, कुछ फ्लो होता है, तो अन्य तरह की जो कन्वेंशन है वो हम देखेंगे। तो स्टॉक क्या होता है, किसी भी जो हमने इतने वर्ड्स लिए थे उनकी एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक समय पर हम देखते हैं कि हमारे पास कच्चा माल कितना है, हमारे पास तैयार माल कितना है। आज हमने 3 बजे देखा हमारी संपत्तियों का मूल्य कितना है, तो वो स्टॉक है। प्रवाह क्या है, एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है, अर्थात फ्लोज अकर इन अ पीरियड ऑफ टाइम। एक महीने में कितना कच्चा माल आया, वो है फ्लो। आज 3 बजे हमारे पास अब वो बिस्किट वाली फैक्ट्री का हम एग्जांपल लेते हैं। आज 3 बजे हमारे पास कितनी गेहूं है, वो है स्टॉक। और पिछले महीने, एक महीने के अंदर कितनी गेहूं हमारी फैक्ट्री में आई, वो है फ्लो या प्रवाह। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं स्टॉक के। संपत्ति है, श्रम बल, पूंजी, देश में मुद्रा की मात्रा, बैंक में जो आपके पैसे जमा है वो, गेहूं की टंकी में गेहूं कितनी है, आपके घर में जो गेहूं की टंकी है उसके अंदर कितनी गेहूं है, अब आप देखते हो भी इतनी खाली है या इतनी भरी हुई है, वो सब स्टॉक के अंदर आते हैं। फ्लो क्या होता है, प्रवाह किसे कहते हैं, आय।
आपको एक महीने में कितनी तनख्वाह मिलती है, एक्सपेंडिचर, खर्चा, आप एक महीने में कितना खर्चा करते हैं, ये सब फ्लो है। कैपिटल फॉर्मेशन, आपने एक साल में कितनी कैपिटल बनाई, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी पर ब्याज, आपको एक महीने में जो आपकी पूंजी उस पर कितना ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अब जो आपकी गेहूं की टंकी है घर के अंदर, उसमें आपने कितनी गेहूं डाली, वो फ्लो है। कितनी गेहूं आटा बनाने के लिए निकाली, वो भी फ्लो में आता है। तो ये कुछ चीजें थी जो स्टॉक और फ्लो के अंदर आती है। अब हम थोड़ा इनके अंदर डिफरेंस कर लेते हैं। स्टॉक का संबंध निश्चित बिंदु से होता है, किसी एक समय पर हम मापते हैं, और प्रवाह क्या है, फ्लो, एक निश्चित समय अवधि की, एक दिन, 2 दिन, 1 घंटे में, 1 साल में, 2 साल में, वो उसको हम फ्लो बोलते हैं। स्टॉक का समय काल नहीं होता, किसी एक निश्चित समय पर मापा जाता है कि आज रात को अपने पास इतना स्टॉक था, कल इतना स्टॉक था, ऐसी बातें। और प्रवाह का समय काल होता है कि आज सारे दिन में कितनी वस्तुएं आई, कितनी वस्तुएं गई। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। कैसे करता है, मान लीजिए अपने को बिस्किट बनाने के लिए 50 किलो गेहूं चाहिए होती है। आज हमारे पास 50 किलो गेहूं है, तो हम और गेहूं नहीं मंगवाएंगे, तो मतलब क्या है कि प्रवाह नहीं होगा। हमारे पास आज 10 किलो गेहूं बची है, तो हम क्या करेंगे, हमें 40 किलो गेहूं मंगवानी पड़ेगी। तो स्टॉक के अनुसार हम प्रवाह को एडजस्ट करते हैं। और इधर प्रवाह है वो भी स्टॉक को प्रभावित करता है। जितना ज़्यादा प्रवाह आ रहा है, मान लीजिए आप अपने पास 50 किलो गेहूं आ गई, हम सारी आज नहीं लगा सकते, तो अपने वो स्टॉक में जमा हो जाएगी। और हमारे पास 50 किलो गेहूं थी, वह सारे बिस्किट बनाने में लग गई, तो हमारे पास आज स्टॉक नहीं बचेगा। तो प्रवाह है वो स्टॉक को प्रभावित करता है, कि ये दोनों तरफ काम करता है। कुछ अवधारणाओं का कोई स्टॉक पहलू नहीं होगा, होता है जैसे कि आयात व निर्यात, इनके लिए कोई स्टॉक नहीं होता, इतना आयात हुआ, उतना निर्यात हुआ, ये बस प्रवाह की बातें हैं, फ्लो होता है इनमें। हम ये नहीं कहेंगे हमारा आयात आज के दिन इतना था, तो वो फ्लो है, इसका कोई स्टॉक नहीं होता। और कुछ स्टॉक चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हम स्टॉक के अंदर लेते हैं, उनका प्रवाह पहलू भी होता है। जैसे कि जमीन है, आपके पास जमीन है, वो स्टॉक है। आपके पास 2 एकड़ जमीन है या 3 एकड़ जमीन है, लेकिन अगर आप एक साल 1 एकड़ खरीद लेते हैं, वैसे तो ये स्टॉक की चीज है, तो आपको क्या हो गया, वो प्रवाह भी हो गया। आप गेहूं रखते हैं, आपके पास आपकी टंकी के अंदर आज इतनी गेहूं है, वो स्टॉक है, लेकिन जब आप उसको भरते हैं, जब उसमें से निकालते हैं, तो वो प्रवाह बन जाती है। तो कुछ स्टॉक चरों का प्रवाह पहलू यानी कि फ्लो वेरिएबल भी एस्पेक्ट होता है। ये दोनों आपस में निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं ये हम समझ चुके हैं। मान लीजिए आपके बैंक के अंदर आपने कुछ रुपए 100 रुपए डिपॉजिट करवा रखे हैं। अगर आप 50 रुपए और डिपॉजिट करवाते हैं, तो क्या हुआ, फ्लो हुआ। उस 50 रुपए के फ्लो से, प्रवाह से क्या होगा, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। और अगर आप उस 150 रुपए में से 75 रुपए निकलवा लेते हैं, तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ज्यादा स्टॉक होगा तो वो प्रवाह के, वो स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। स्टॉक डिपेंड्स ऑन फ्लो एंड फ्लो डिपेंड्स ऑन फ्लो डिपेंड्स ऑन स्टॉक एंड स्टॉक डिपेंड्स ऑन फ्लो। तो बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका चैप्टर समाप्त होता है। एंड आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए हैं। आप अपने बुक्स को रीड कीजिए। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू हैवंट कोट, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।